हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में जो इंडेक्स प्रॉपर्टी में जो फिजिकल प्रॉपर्टी का थ्योरी था, जिसमें हम लोग फॉर्मूलाज जाने, डेरिवेशन जाने और जो स्टार्टिंग में थ्योरीज वगैरह हम लोग डिस्कस किए, ये सारे का अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे। जितना भी फॉर्मूला और रिलेशन, ये दो चीज़ हम लोग देखे थे, उन दोनों को कंबाइन करके अब न्यूमेरिकल करेंगे। आज वाले क्लास में लगभग 3 या 4 न्यूमेरिकल होंगे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होंगे। सब में कुछ ना कुछ नया होगा, जिससे आपका किसी भी टाइप का आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको एक आइडिया बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चन से कि उसको स्टार्ट कैसे करना है। अब एग्जैक्टली इस तरह के जब जियो टेक्निकल का जो न्यूमेरिकल होता है इसमें, अब इसमें जैसे एक ही एक फॉर्मूला है, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी है। अब इसमें चार में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग दे सकता है, तो न्यूमेरिकल इसमें देखेंगे तो 4 टाइप के बन जाएंगे। एक में ई मिसिंग होगा, एक में एस होगा, एक में डब्ल्यू होगा, एक में जी होगा। तो हम जो इसे एक न्यूमेरिकल कराएंगे तो हम इस तरह से न्यूमेरिकल कराएंगे कि आपको एक इस फॉर्मूला को यूज़ करता हुआ एक न्यूमेरिकल होगा, फिर उसी तरह से दूसरे फॉर्मूला को यूज़ करता हुआ दूसरा न्यूमेरिकल होगा, ताकि जितना भी आप रिलेशन पढ़े थे वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो, इस्तेमाल में आ जाए। और इससे आपको जब ये आप ये न्यूमेरिकल इस तरह का कोई अटेम्प्ट करना चाहिएगा, तो जो सबसे पहला चीज़ आपको होना होगा वो ये कि आपको ये जितना भी रिलेशन हम आपको लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे, आपको वो सारा टिप पे याद होना चाहिए। एक भी फॉर्मूला अगर आपको मिस हुआ तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे आप देखेंगे 4 पार्ट निकालना है, अगर एक भी फॉर्मूला मिस हुआ, अगर मान लीजिए आपको ये सेकंड वाले का फॉर्मूला नहीं याद है, तो सेकंड वाले के फॉर्मूला की वजह से हो सकता है फोर्थ वाला भी आंसर ना निकले, क्योंकि ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी रहता है, कई बार इंडिपेंडेंट भी रहता है। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आपको जितने भी आप फॉर्मूला अभी तक आप पढ़े हैं, आप सबको याद कर लीजिए। इसके बिना और कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को हमेशा जब भी इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे जियोटेक में, उसको हमेशा रीडिंग दीजिए। रीडिंग देने से बहुत सारी छुपी हुई बातें जो हैं वो आपको पता चल जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे वो देखिए, उससे आपको अपना एक आइडिया बनाना है। तो क्योंकि अभी जैसे आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम जियोटेक पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको इसमें से कोई भी चीज़ का स्टेप नहीं समझ में आएगा कि पहले कौन सा लेना है। तो पहले न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको देखिए, उसको देखने से समझ में आ जाता है, ब्रेन उसको प्रोसेसिंग में ले लेता है कि किस तरह से अप्रोच किया जाता है। अब जैसे सबसे पहले वॉइड रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में आपको क्या किया है, ए सॉइल सैंपल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 40%। एक कंडीशन बता दिया कि पोरोसिटी 40% है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दिया 2.7। अब आपको कह रहा है कैलकुलेट वॉइड रेशियो, तो बाकी सारी चीज़ें तो बाद में कैलकुलेट होंगी, पहले वॉइड रेशियो कैलकुलेट होगा। तो वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको जी का और पोरोसिटी का यूज़ करना है। अब या तो दोनों यूज़ हो सकता है या तो कोई एक यूज़ हो सकता है, ये दिमाग लगाना आपका काम होता है। अब अगर जैसे प्रैक्टिस करना हो तो सबसे पहले सोचिए कि ई निकालने के लिए कितना कितना फॉर्मूला हो सकता है। एक है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हम लोगों को एक ये पता है। दूसरा हम लोगों को ई का फॉर्मूला पता है, पोरोसिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। उसके बाद एक फॉर्मूला पता है, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। ये 3 फॉर्मूला से हम लोग वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एन दिया हुआ है और जी दिया हुआ है। इस वाले इक्वेशन को देखेंगे तो जी तो पता है, लेकिन डब्ल्यू नहीं पता है, एस नहीं पता है, तो ई इससे नहीं निकल पाएगा। इस वाले में देखिए सिर्फ एन पे डिपेंडेंट है, तो इस वाले फॉर्मूला को आप यूज़ करके आप अपना वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। इस वाले में वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉइड का और सॉलिड का, तो वॉल्यूम का तो यहाँ कोई डिस्कशन है नहीं, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी नहीं यूज़ होगा, ये भी नहीं यूज़ होगा, सिर्फ ये यूज़ होगा। तो जब सारा फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा यूज़ करना है, बस वही आपका स्टेप हो गया। अब इस फॉर्मूला को लगाने के लिए जो जो चीज़ यहाँ पे लिखना ज़रूरी होगा वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या कहना है कि पहले कुछ जनरल लैंग्वेज दिया है जो चारों पे वैलिड होता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसको गिवन कंडीशन की तरह से पहले लिख लेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे गिवन में पता है, गिवन कंडीशंस क्या क्या है क्वेश्चन में गिवन, कि पोरोसिटी इज इक्वल टू 40% है, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 0.4 भी, अगर आप डेसिमल में लिखना चाहिए तो परसेंटेज हटाना चाहते हैं ताकि कैलकुलेशन कर सकें, तो आप इसको 0.4 लिख सकते हैं। जी आपको बता दिया है 2.7। अब कहाँ यूज़ होगा वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको निकालने के लिए बोल रहा है पार्ट ए, जिसका नाम है वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो के बगल में आप यहाँ पे उसका सिंबल भी लिख दीजिए। जब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरह से नहीं गिवन है तो आपको यहाँ पे आंसर में बताना है कि वॉइड रेशियो को
आप ई बोल रहे हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें कौन सा आप हो सकता है कि आप एन को वॉइड रेशियो बोल रहे हो, ई को पोरोसिटी बोल रहे हो। स्टैंडर्ड तो ई ही है, लेकिन आप किसको ले रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? तो वॉइड रेशियो लिखिए, ब्रैकेट में ई लिख दीजिए। अब क्लियर हो गया एग्जामिनर को कि ई का मतलब आपके न्यूमेरिकल में वॉइड रेशियो रहेगा। फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, ई इज इक्वल टू, या पहले हम लोग इस तरह से लिख देते हैं इसको, वी नो क्या पता है हम लोगों को कि E इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, n का वैल्यू है 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4, मतलब 0.6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 0.4 बाई 0.6 हो जाएगा। आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका 2/3 हो गया, मतलब 0.667, ये आपका हो गया वॉइड रेशियो, ई का वैल्यू। ठीक है, अब ई हम लोगों को जो ये इस तरह के न्यूमेरिकल में जैसे पहला वाला जो वैल्यू मिलता है ई, अब ये क्या हो गया, ये इसी कंडीशन के हिसाब से निकला ना। तो आप मान के चलिए कि आपको एन पता था, जी पता था, अब आप ई भी निकाल चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर वॉइड रेशियो, क्योंकि न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह से पूरा लिख देना चाहिए, वॉइड रेशियो ई इज इक्वल टू 0.667, 0.67 भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला चीज़ जो आप निकालें अभी। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब ये जो वैल्यू निकाले जिसको हम बॉक्स बना रहे हैं ना, अब ये भी एक तरह से आपका एक गिवन कंडीशन हो गया। अब आगे के फॉर्मूला में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी की वजह से निकला था। इसका मतलब है कि ये वाला भी अब आपको एक गिवन कंडीशन आ गया। अब सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए कह रहा है। अब ड्राई डेंसिटी को हम लोग गामा डी से बताते हैं। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट कह लीजिए, ड्राई डेंसिटी कह लीजिए, एक ही चीज़ है। अब गामा डी जो हम लोगों को निकालना है, तो गामा डी हम लोग किस किस तरीके से निकाल सकते थे? सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ कीजिए फिर से। गामा डी का सारा फॉर्मूला आप कोशिश कर लीजिए याद करने का। गामा डी हम लोग एक निकालते थे जिसमें हम लोगों का गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू होता था। अब यहाँ पे गामा नहीं पता है, गामा डी तो निकालना है लेकिन गामा भी नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता है। गामा डी का दूसरा फॉर्मूला ये था जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। इसमें आपको ई अभी निकल चुका है, जी क्वेश्चन में गिवन है, गामा डब्ल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब यही वाला अगर फॉर्मूला मिल गया और तो कोई फॉर्मूला अभी गामा डी के लिए डायरेक्टली तो नहीं है, तो आपका ये दो फॉर्मूला है। अब आप इस दो फॉर्मूला में से, अच्छा एक फॉर्मूला और है, वो ये कि जैसे आपका गामा डी जो है वो क्या होगा, वेट ऑफ ड्राई सॉयल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वो भी इसमें कुछ नहीं गिवन है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका वैल्यू है ये सारा आपको गिवन मिलेगा। सिर्फ आपको गामा डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको पता है कि गामा डब्ल्यू का वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। अब सारे चीज़ों को जब हम यहाँ अभी तो फिलहाल यहाँ पे पोरोसिटी में कोई यूनिट नहीं आया, जी में कोई यूनिट नहीं आया, यूनिटलेस हुआ, वॉइड रेशियो भी आपका यूनिटलेस हुआ, तो आप किस गामा डब्ल्यू को जिस टर्म में रखिएगा गामा डी उस टर्म में निकलेगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं लिखा है कि किस यूनिट में निकालना है, तो हमेशा याद रखिए कि कोशिश कीजिएगा कि ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आए, क्योंकि या तो आप एसआई यूनिट के हिसाब से आप न्यूटन में निकालते, तो स्टैंडर्ड जब भी हम लोग ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट की बात करते हैं तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बात करते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि वो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछे, ग्राम पर सीसी में। जब वो पूछेगा तो ग्राम पर सीसी में निकालना है, नहीं पूछ रहा है तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो ग्राम पर सीसी में लेंगे तो गामा डब्ल्यू जो हो जाएगा वो 1 ग्राम पर सीसी हो जाएगा। अभी जब आप ले रहे हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो गामा डब्ल्यू जो हो जाएगा वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि सिंस गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू, या पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि पहले फॉर्मूला बता देना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई
1+E। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे हेयर गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सारे वैल्यूज पुट करेंगे। गामा डी इज इक्वल टू, जी का वैल्यू कितना था, 2.7 दिया हुआ था, तो 2.7 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 1+E। ई का वैल्यू हम लोग निकाले थे 0.67 ले लेते हैं राउंड फिगर में। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 15.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों का ड्राई डेंसिटी भी निकल गया आपका। अब कह रहा है यूनिट वेट निकालिए इफ़ सॉइल इज़ 50% सैचुरेटेड। अब यूनिट वेट लिखा है, ये नहीं लिखा है कौन सा यूनिट वेट निकालना है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या दिया है आपको कि सॉइल इज़ 50% सैचुरेटेड। समझने के लिए यहाँ पे समझ लीजिए, हम फेस डायग्राम बना देते हैं। वो कहना चाह रहा है कि एक सॉइल है, अब वो बल्क है कि सैचुरेटेड है, वो ये सब कुछ नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है 50% सैचुरेटेड है। इसका मतलब कि अगर हम इसको सॉइल बोल देते हैं, ये मेरा सॉइल हुआ, तो ये मेरा वॉइड हुआ, और इस वॉइड में ये मेरा अगर सॉइल है, तो इस ये पूरे वॉइड में वो कह रहा है कुछ पानी है कुछ हवा है। कितना है उसका कंडीशन यहाँ बता दे रहा है कि 50% सैचुरेटेड, मतलब पानी से 50% आप उस पूरे को क्या किया, सैचुरेट कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इस पूरे वॉइड को आप ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये बन गया आपका वाटर, ये बन गया आपका एयर, क्योंकि 50% था। तो इसका मतलब है कि अब जो आप निकालने वाले हैं वो गामा डी तो नहीं निकलेगा, क्योंकि गामा डी मतलब ड्राई, कोई भी पानी नहीं है उसमें। गामा सैचुरेटेड भी आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि गामा सैचुरेटेड मतलब क्या कि पूरा अगर पानी से भर दिए होते, यहाँ पे वाटर टेबल कहीं आ गया होता, तो आप कहते कि ये पूरा सॉइल सैचुरेट हो गया है। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, 50% कह रहे हैं कि सैचुरेट हुआ है। इसका मतलब है कि थोड़ा हवा थोड़ा पानी भी है। इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, बल्क। बल्क मतलब क्या कि इसमें हवा भी है पानी भी है। अब आपको बता दिया है कि 50% हवा है 50% पानी है, तो गामा वाले का फॉर्मूला आपको निकाल लेना है, G+ES इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E। अब इसमें सारी चीज़ें आपको पता है, जी क्वेश्चन में गिवन है, गामा डब्ल्यू स्टैंडर्ड है, ई आप निकाल चुके हैं, यहाँ ई को यूज़ कर लेंगे। और एस के बारे में बता दिया है आपको कि सॉयल जो है वो 50% सेचुरेटेड है। इसका मतलब है कि एस का वैल्यू क्या होगा, 0 to 1 वेरी करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू रखेंगे, परसेंटेज में तो रखेंगे नहीं। 50% कहने को आप समझ सकते हैं, तो जब 50% होगा तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को पुट करेंगे, गामा निकल जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि गामा निकालने जब बोला यूनिट वेट, तो बल्क यूनिट वेट बोला, ड्राई यूनिट वेट बोला, सबमर्ज बोला, कौन सा बोला, तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ कंडीशन लिखा। 50% क्या है, सैचुरेटेड है, और बाकी जो दूसरा वाला पार्ट निकालिएगा उसमें सॉइल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड है। तो जैसे ही नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे तो वहाँ पे फुल्ली सैचुरेटेड का हम लोगों का ये एस का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब यही चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। ये बी हम लोग निकाले थे, अब हम लोगों का सी आ जाएगा। सी में क्या है, यूनिट वेट। और यहाँ पे ब्रैकेट में जो जो वो कह रहा था वो लिख देना है, सॉइल इज 50% सैचुरेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट वेट के बाद आपको बोल लिख देना है यहाँ नीचे में कि आप गामा निकाल रहे हैं, कि वी नो गामा इज इक्वल टू G+ES डिवाइडेड बाई 1+E इंटू गामा डब्ल्यू। since soil is 50% saturated, therefore S is equal to 0.5, न्यूमेरिकल वैल्यू में 50% हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गामा डब्ल्यू भी पता है, सब सारा कंडीशन आप पहले यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, लिख ही चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को। गामा इज इक्वल टू 2.7, ये जी का वैल्यू है, प्लस ई का वैल्यू था 0.67 इंटू एस का वैल्यू है 0.5 इंटू गामा डब्ल्यू है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1+E।
तो 1 प्लस 0.67, तो ये आ जाएगा आपका 17.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखिए, अभी आप जब यहाँ यूनिट वेट निकाल रहे थे तो आप क्या किया, आप बल्क निकाले। बल्क निकालने के लिए आपको ये वाला रिलेशन डायरेक्टली आपको पता था। आप यहाँ पे ये चीज़ भी कर सकते थे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला हम आपका और लिख देते हैं कि आप यही बल्क निकालने के लिए गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू कर सकते थे। हम अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि गामा डी निकालना हो तो गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू कर सकते हैं। अब आपको गामा निकालना है यहाँ, तो गामा निकालना है तो आप गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू कर सकते हैं। अब डब्ल्यू क्वेश्चन में आपको पता है, या डब्ल्यू अभी तक हम लोग नहीं निकाले हैं, तो आप डब्ल्यू निकाल सकते हैं। पोरोसिटी आपको गिवन है, आपको जी गिवन है, और यहाँ पे आपको एस का कंडीशन भी बता दिया है, तो आप यहाँ से डब्ल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी लगाएंगे तो एस 0.5 है, ई 0.67 है, इज इक्वल टू डब्ल्यू को एज इट इज़ रहने देंगे, इंटू जी 2.7 कर देंगे, तो इससे डब्ल्यू निकल करके आ जाएगा। उस डब्ल्यू को यहाँ पुट करेंगे, जो गामा अभी आप ये इस वाले फॉर्मूला में जो गामा डी आप निकाले हैं 15.89 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वो डब्ल्यू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वो भी यही वाला वैल्यू गामा निकल करके आ जाएगा। तो फॉर्मूला जो सभी याद रहे एग्जाम में, इसका कोई कंडीशन नहीं होता है कि आपको यही वाले फॉर्मूला से आंसर निकालना होगा। आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में आंसर निकालना है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, चाहे आप यूनिवर्सिटी में आप न्यूमेरिकल बनाइए, आपको आंसर आना चाहिए। आप चाहे तो इसका यूज़ कर लीजिए, चाहे इसका, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिलेशन ही तो है ना। रिलेशन डिराइव किया गया था फंडामेंटल वाले फॉर्मूला से। अब आपको दोनों में से जो रिलेशन याद आता है उसका यूज़ कर लीजिए। आप एग्ज़ाम में अगर आपको टाइम है, आप नंबर लेना चाहते हैं ज़्यादा, आप एग्जामिनर को ये भी दिखा सकते हैं कि अल्टरनेटिवली लिख करके आप वो दूसरा वाला सॉल्यूशन भी करके दिखा दीजिए कि अगर हम दूसरे तरीके से भी करें तो गामा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है 17.84 आ जाए, 86 आ जाए, उससे इशू नहीं है, मगर ओवरऑल वैल्यू यही आना चाहिए आपका। ठीक है, तो हम एक ही तरीके से निकालते हैं, दूसरे तरीके से नहीं निकालते हैं। आपको निकालना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ वाले पार्ट में आते हैं। सेम चीज़ यूनिट वेट निकालने बोल रहा है, लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, सॉइल इज 100% सेचुरेटेड। अब 100% सेचुरेटेड है, इसका मतलब है कि एस का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लोगों को पता है कि गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू होता है। अब यहाँ पे जी सेट में क्या होता है कि ये एस जो है ये 1 हो जाता है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों का क्या बन जाता है, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। एस का वैल्यू को हम यहाँ 1 माने, तो हम पहले क्या किए, गामा का फॉर्मूला स्टैंडर्ड लिखे, उसमें हम एस का वैल्यू 1 पुट किए, तो गामा सेचुरेटेड का वैल्यू फॉर्मूला ये वाला आ गया। इसी वाले फॉर्मूला में एस को हम 1 कर दिए। अब इस वाले फॉर्मूला में हमको क्या करना है, सारी चीज़ों को पुट कर देना है। अब यहाँ पे हम गामा सेचुरेटेड निकाल लेंगे। गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू जी है 2.7 प्लस ई है 0.67 इंटू गामा डब्ल्यू है 9.81 किलो न्यूटन पर, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है अभी, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई मतलब 1.67। अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं दोनों को ऐड करके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका 19.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आगे पीछे आएगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत डेसिमल का आगे पीछे इसलिए हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे निकला था 1.667, हम उसको राउंड फिगर में ले लिए। अगर आप 0.667 करके रखेंगे तो हो सकता है डेसिमल में थोड़ा बहुत वैल्यू आगे पीछे आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप जाएंगे तो ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, तो इतना ऑप्शन आपका ऐसा नहीं रहता है कि 19.79 19.81 इस तरह से ऑप्शन नहीं रहता है। आपको डायरेक्टली ये क्या रहेगा कि या तो 19.81 है तो 19.1 लिखा रहेगा, या तो सीधा 20 वाला ऑप्शन दिया रहेगा। ऐसा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन कभी नहीं होता है। और सेमेस्टर एग्जाम में भी अगर आप 19.81 के बदले आपका 19.76 आ रहा है, 75 आ रहा है, तो भी कोई इश्यू नहीं होता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में इतना एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप जब भी कोई वॉइड रेशियो जैसे आपका वैल्यू आया तो आप 3 डेसिमल डिजिट तक यूज़ करना है या 2 तक यूज़ करना है। ये आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट हुआ, अब इसमें तो मेंशन तो है नहीं कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट लेना है, तो आप 2 डिसाइड किए।
आप 3 भी ले सकते थे, आप 1 नहीं ले सकते थे। ये तो पक्का था कि आप 0.6 ले लेते तो गलत हो जाता, लेकिन 0.667 को आप 0.67 भी लिख सकते हैं। इसीलिए दोनों वैल्यू करेक्ट होता है। दोनों से ही अगर आप कोई भी, अगर आप एक स्टूडेंट इस 0.67 को ले लिए और एक स्टूडेंट 0.667 को ले लिए तो भी दोनों का आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक टाइप का न्यूमेरिकल था। इसमें क्या था, वॉइड रेशियो निकालने बोला, ड्राई डेंसिटी बोला, यूनिट वेट बोला और सैचुरेशन का 2 कंडीशन बता दिया। इस हिसाब से एक आपका निकला गामा और एक आपका निकला गामा सैचुरेटेड। फिर इसी गामा सैचुरेटेड को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। जैसे आपका गामा का फॉर्मूला था गामा डी का फॉर्मूला था गामा डिवाइडेड बाई 1+W। अब आप W जो निकाले, अब आप यहाँ के हिसाब से फिर से W निकाल लीजिए। इस वाले में आपका ये 1+E है, इस वाले में आपका क्या है, 100% सेचुरेशन है, तो ES इज इक्वल टू WG। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, S का वैल्यू 1 रख दीजिएगा इस बार 0.5 के बदले, तो जो W निकल करके आएगा वो क्या होगा, वो W सेचुरेटेड हो जाएगा। पूरा फुल्ली सेचुरेशन के लिए W निकाले हैं, फिर उसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए W सेचुरेटेड, और ये आपका बल्क जो आप गामा निकाले थे उसको यूज़ कर लीजिए, तो ये गामा D के बदले क्या बन जाएगा, ये गामा सेचुरेटेड बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को आप देखिए, एक गामा D इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 1+W को आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको गामा सैचुरेटेड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गामा तो यही रहेगा क्योंकि बल्क की बात हो रही है, यहाँ पे 1+W सैचुरेटेड हो जाएगा। गामा डी किए थे तो नॉर्मल वाला वाटर कंटेंट लिए थे, चाहे वो जितना भी मिनिमम आपका आया हो। ठीक है, उसके बाद आपको अगर गामा सबमर्ज निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी में से गामा सैचुरेटेड निकाल लिए माइनस गामा वाटर कर लिए। तो इसी कंडीशन को आपको सिर्फ क्या करना पड़ा, W बार बार निकालना पड़ेगा। तो वो भी एक तरीका है, लेंदी हो जाता है, उसमें 2 न्यूमेरिकल हो जाता है। इसमें एक ही बार में क्या किए कि गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला ही याद कर लिए, डायरेक्टली यहाँ पे रख के वैल्यू पुट कर दिए। तो ये इतने सारे फॉर्मूला, जितना आप ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल में ट्राई करेंगे ना, उतना ज़्यादा क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो होगा वो याद हो जाएगा। अब क्योंकि अब आपको एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। हम लोग जैसे 2012 में हम लोग लास्ट जियोटेक को फाइनल पढ़े, ठीक है, पहली बार पढ़े जब हम लोग ये 3rd-4th से में पढ़े थे, ये 2010 में 11 में पढ़े थे हम लोग। तो 11 में जब जियोटेक पढ़े, फर्स्ट टाइम जब पढ़े, समझ में कुछ भी नहीं आया, कुछ फॉर्मूलाज याद हुए, एग्ज़ाम दे दिए सेमेस्टर वाले, जैसा सब स्टूडेंट के साथ होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सारे कहानी को समझ जाते हैं, क्योंकि आप कुछ भी हो, आप रहते हैं स्टूडेंट ही हैं, आप बाहर साइट पे कभी जॉब किए नहीं है, आपको आइडिया नहीं हो रहा है कि किस तरह से पानी का क्या रोल है, सॉइल का क्या रोल है, क्यों क्यों निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है। बस कुछ फॉर्मूलाज हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। फिर जैसे जैसे आप इसको दोबारा पढ़ते हैं, हम लोगों को भी इसमें लगभग 2-3 साल लगा। 2014 में फिर जब हम लोग दोबारा जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए, फिर जब हम लोग वापस जियोटेक पढ़े, तो अब इस बार फॉर्मूला याद करने का टेंशन नहीं था, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ था, तो बस एक बार रिवाइज हो गया वहाँ से। अब क्या हुआ कि चीज़ें जो हैं वो 50% ज़्यादा समझ में आने लगी कि सब चीज़ें क्यों हो रही है। फिर उसके बाद जब कभी, अब जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं 2023 में, तो यहाँ पे अब क्या है कि अब ये जियोटेक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, या पहले से ही क्लियर हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और आप सब्जेक्ट के ऊपर जब टाइम देते हैं, जब आप उसके अलग अलग बुक्स देखते हैं, आप अलग अलग कोचिंग के आप तैयारी करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो सब टीचर से कुछ ना कुछ फ्रूटफुल आपको मिलता है। तो ये जितना बार आप पढ़ेंगे जियोटेक ऐसा पेपर है कि आप पढ़ते जाइए और ये आपका इम्प्रूव होता ही जाएगा। आज आप एक बार ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप लास्ट वाला लेक्चर देखे होंगे, आपको लगा होगा बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। फिर आप न्यूमेरिकल देखेंगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है आदमी कि जब न्यूमेरिकल देख लिए तो समझ में आ जाता है कि अच्छा इसका यहाँ पे इस तरह से यूज़ करना है, इसलिए हम लोग निकाल रहे थे, लैंग्वेज ऐसा लिखा रहेगा। फिर इसी न्यूमेरिकल वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करता है, इसमें से डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। जैसे गेट क्या करता है कि अब लैंग्वेज को बहुत टफ कर देता है, बहुत अलग तरीके से पूछ लेता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करते चलेंगे, वैसे वैसे सब्जेक्ट क्लियर होता चलेगा, वैसे वैसे ही आपका हर अलग अलग तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आपका अटेम्प्ट हो पाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम में अभी आप पढ़ रहे होंगे, हम इसलिए बताएं क्योंकि अभी बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये समझ में नहीं आएगा। आप स्टोरी लाइन समझते रहिए,
आप पढ़ते रहिए, जैसे हम वीडियो आपको बता रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर, आप वैसे सुनते रहिए। आप सारे फॉर्मूलाज आपको ऑब्वियसली रटने पड़ेंगे, लेकिन आप उनका प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी पे रटते रहिए। आपको फॉर्मूला रटा जाएगा, एक चीज़ हो जाएगा। दूसरा कि उस फॉर्मूला में किसको कब कहाँ रखना है वो प्रैक्टिस पे आता है। अभी हम लोगों को प्रैक्टिस है, इसलिए हम लोग 3-4 फॉर्मूला एक साथ यहाँ पे लिख करके हम आपको समझा पा रहे हैं कि इसमें से कौन सा चूज़ करना है। अब आपको ये 3 फॉर्मूला ही अगर नहीं याद आएगा तो फिर चूज़ कौन सा करना है वो वाला भी डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो आप रटना ही है आपको ये वाला, लेकिन इसके साथ साथ दिमाग भी क्लियर हो जाता है जब आप न्यूमेरिकल करते हैं कि अच्छा इसमें से कौन सा फॉर्मूला कब रख सकते थे, इसमें से कौन सा फॉर्मूला में क्या अननोन है हमारे पास। तो सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना शुरू कीजिए, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा अलग अलग तरीके के, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 में आते हैं। अब फिर से इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया गया है, निकालना वही 3-4 चीज़ है, क्योंकि वही 4 चीज़ है ही एक आपके पूरे यूनिट में। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। एन अनडिस्टर्ब्ड, अब ये वर्ड यूज़ कर दिया, एन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ सॉइल हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, मास 190 ग्राम। ऑन ओवन ड्राइंग, मतलब ओवन में रखने के बाद जब आप सुखाते हैं, माइक्रोवेव ओवन हम लोग सब अपने घरों में यूज़ करते ही हैं, एक तरह से वैसे ही समझ लीजिए ओवन ड्राइंग मेथड होता है। मेथड भी क्या होता है, उसमें ओवन का ही यूज़ करते हैं और सॉइल को उसमें रख करके हीट कर देते हैं, तो जो पानी निकलना होता है सारा इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो ओवन ड्राइंग करने के बाद 24 घंटा तक जब हम लोग ओवन में रख के ड्राई किए तो मास जो है सॉइल का वो 190 से कम होके 160 हो गया। किस सॉइल का, अनडिस्टर्ब्ड वाले सॉइल का। डायरेक्टली एक मैदान में गए, इतना सा मिट्टी निकाले और ये मिट्टी को ले जा करके ओवन में रख दिए। अब इस मिट्टी में हवा था, पानी था, कुछ नहीं चेक किए, सीधा इसका वेट किए, 190 ग्राम निकला और वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लिए, ओवन में जाके रखे, एक 24 घंटे तक जैसे इसको हीट किए तो इसका ये वेट क्या हो गया, कम हो गया, 160 ग्राम हो गया। जाहिर सी बात है एयर तो पहले भी था, एयर बाद में भी रहेगा। निकला क्या, 30 ग्राम। ये जो 190 ग्राम से 160 ग्राम हुआ, इसका मतलब है कि 30 ग्राम क्या निकला, वाटर निकला। अब आपको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, कितना मास मिल गया आपको वाटर का। अब गिवन कंडीशन में दे रहा है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.68 है तो निकालिए वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब आ गया सीधा सीधी कि वो 3 चीज़ आपसे चाह रहा है, डब्ल्यू निकालिए, ई निकालिए, एस निकालिए, और आपको जी यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है और कुछ वेट और वॉल्यूम की कहानी दे दिया है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका वो फंडामेंटल रिलेशन जो आप पढ़े थे कि यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, अब वो वाला आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वेट और वॉल्यूम दोनों यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए अनडिस्टर्ब लिखा है, इसका मतलब समझ में आ गया कि जब भी अब आप यूनिट वेट की कोई भी बात कीजिएगा तो गामा की बात कीजिएगा, बल्क वाली की, क्योंकि अनडिस्टर्ब बोला है, तो अनडिस्टर्ब मतलब है कि बल्क। ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले आप देखिए कि आप इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। आपको निकालने क्या क्या बोला, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इन दोनों पे बाद में आते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक क्या है, वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला भी बहुत आसान है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड, एक तरीके से। दूसरा आप निकाल सकते हैं ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तीसरा आप जैसे गामा डी की बात कर लेते हैं, गामा डी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू की बात कर लेते हैं, इसमें भी डब्ल्यू है। आप यहाँ से भी अगर आपको 2 चीज़ नोन होता तो आप आगे पीछे करके यहाँ से भी निकाल लेते। ऑब्वियसली यहाँ 2 चीज़ नहीं गिवन है तो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं। ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी में ई और एस तो आपको निकालने के लिए ही कह रहा है, डब्ल्यू आपको निकालना है, सिर्फ जी गिवन है तो इससे भी काम नहीं बनेगा। हाँ, दिमाग में ये आ सकता है कि अगर हम इन सारे को कुछ सॉल्व करें तो हो सकता है कि इसमें से 2 टर्म हम लोगों को मिल जाए, लेकिन जब क्वेश्चन में ही गिवन है कि वॉइड रेशियो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालिए और वो भी वाटर कंटेंट के बाद लिखा है, इसका मतलब है कि पहले तो वाटर कंटेंट ही निकलना चाहिए टेक्निकली, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं हो पाएगा। आपको ले दे करके यही वाला फॉर्मूला एक बच रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेट भी गिवन है, यहाँ पे आपको सॉलिड का भी वेट गिवन है, वाटर का भी वेट गिवन है। कैसे गिवन है वही चीज़ यहाँ पे निकाल लेना है। सबसे पहले गिवन कंडीशन यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो गिवन कंडीशन जो लिखेंगे ना, तो कई बार रेपुटेशन ऐसा बन जाता है कि नहीं भी अगर आपका स्टार्ट, अगर आप यहाँ गिवन कंडीशन लिख दिए सारा और आप आंसर स्टार्ट करना शुरू किए लेकिन आपको कुछ याद नहीं आया, तो भी टीचर क्या होता है, इंप्रेस होकर के 0.5 मार्क्स जो है, हाफ मार्क्स वो आपको दे देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग था वो बिल्कुल ठीक था, तो इस पर भी आपको मार्क्स मिल जाता है। और ये गिवन कंडीशन क्या है, इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ सारा डेटा है। तो जब भी न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिए, जब भी न्यूमेरिकल कीजिए तो कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी है पहले गिवन कंडीशन में उतार दीजिए, एक एडवांटेज हो जाएगा हमेशा।
वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ सब सेंटीमीटर और ग्राम में बात हो रही है, तो जो गामा भी आप निकालिएगा यूनिट वेट, वो किस में निकालिएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अभी हम आपको लास्ट वाले न्यूमेरिकल में बताए थे यही चीज़, ठीक है। मास जो दिया हुआ है ये किसका है, अनडिस्टर्ब्ड का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास और नीचे लिख देंगे अनडिस्टर्ब्ड। इसमें हो सकता है थोड़ा छोटा लिखने में नहीं समझ में आ रहा होगा, हम इसको जब नोट्स में देंगे तो आपको ठीक कर देंगे इसको। अभी बस हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर देते हैं। मास अनडिस्टर्ब्ड का कितना है 190 ग्राम, और यही मास जो है वो ओवन ड्राइड का, जब ओवन में सुखा दिए तो ये निकल गया 160 ग्राम। इसका मतलब है कि क्या निकला, मास ऑफ वाटर निकला। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया 190 ग्राम माइनस 160 ग्राम इज इक्वल टू 30 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको यहाँ पे गिवन है, जी का वैल्यू है 2.68, और आपको बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले वाटर कंटेंट निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए ए लिख करके, वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट ब्रैकेट में यहाँ पे W बता दीजिए। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉइल। आपके पास मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉइल है। मास ऑफ वाटर 30 ग्राम और मास ऑफ सॉइल जो है वो कौन सा, सिर्फ सॉइल सैंपल, अनडिस्टर्ब वाला नहीं। हम लोग आपको फेज डायग्राम में बताए थे कि वाटर कंटेंट निकालेंगे तो ये मेरा सॉइल है, ये मेरा वाटर है और ये मेरा एयर है। अनडिस्टर्ब सैंपल का मतलब हुआ कि ये पूरा यहाँ से इसको ऐसे खोदे और ये पूरा निकाल लिए एक्सकेवेट करके, तो हो गया अनडिस्टर्ब वाला। अब हम लोग जब इसमें से वाटर कंटेंट निकाले थे तो क्या निकाले थे कि ये पूरा जो सॉइल है इसमें ये मेरा सॉइल है, इसके रेस्पेक्ट में मेरा वाटर कितना है, तो ये वेट ऑफ वाटर था, ये वेट ऑफ सॉइल था। सिर्फ ये वाला ओरिजिनल जो सॉइल बचा, पूरा सैंपल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ ये फॉर्मूला में क्या आएगा WS में, ये एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 190 लोग अक्सर ले लेते हैं। 190 तो पूरे उस अनडिस्टर्ब्ड का है, इसमें एयर भी तो था, तो एयर वाला था, वाटर था। हमको चाहिए वाटर का वेट सॉइल के रेस्पेक्ट में। इस 190 में तो वाटर भी एडेड है ना, तो ये तो वाटर का वेट फिर वाटर और सॉइल के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, तो ये वॉइड रेशियो नहीं होगा, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे सिर्फ WS चाहिए, मतलब प्योर सॉइल का। तो प्योर सॉइल सूखने के बाद जब 24 आवर तक ड्राई कर दिए तो वाटर निकल गया, एयर का वेट 0 होता है, जो बच गया वो क्या बचा, वेट ऑफ सॉइल बच गया। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अब ये है वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉइल। आपके पास मास गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि W = m/g होगा। अब यहाँ भी तो वेट ऑफ वाटर में होगा तो वेट ऑफ सॉइल में भी तो होगा m/g, तो दोनों g तो आपको कट ही जाएगा ना, तो रह जाएगा आपको m। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली m से भी डिवाइड कर सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 160 भी कर देंगे। तो आपको वेट से डिवाइड करना था, मास भी डिवाइड कर देंगे तो एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली g जो होगा वो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 30/160 ये आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.188। अब इसी को आप परसेंटेज में अगर लिखना चाहिएगा तो इसी 30/160 इंटू 100 कर देते तो ये आपका परसेंटेज में आ जाता। तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट करके लिख देंगे 18.80%, ठीक है। ये मेरा निकल गया वाटर कंटेंट। अब हमको G हो गया, हमको W निकल गया, दो चीज़ निकल गया। अब वो कह रहा है वॉइड रेशियो निकालिए, वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं वॉइड रेशियो को वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपको पता नहीं है यहाँ पे कि आपके वॉइड का वॉल्यूम कितना है, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसा गिवन नहीं है, तो इससे नहीं निकल सकता है। ES = WG है। अब इसमें G पता है, W आप पता कर लिए हैं, लेकिन S के बारे में भी कोई कंडीशन नहीं पता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि वॉइड रेशियो जो है वो आपको कब निकाला है, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको अभी निकालना ही है ना, तो इसलिए अभी आप ये तो नहीं कह सकते कि S का कोई कंडीशन गिवन है। S भी नहीं पता है, E भी नहीं पता है, इसका मतलब है कि आप इससे भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग गामा D वाले फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या था, गामा D = G + ES
ये सॉरी ये ई एस तो नहीं होता है, यहाँ लिख देते हैं इसको। हम लोगों को गामा डी का एक फॉर्मूला भी पता है कि जी प्लस ये सॉरी ये ड्राई हो जाता है तो ये डायरेक्टली गामा डब्ल्यू हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब इस फॉर्मूला में ई एक यहाँ पे है। अब कोशिश कीजिए, जी आपको पता है गामा डब्ल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको गामा डी नहीं पता है। अभी देखिए यहाँ भी आपको इस वाले फॉर्मूला में आपको एस नहीं पता है, इसलिए ई नहीं निकल सकता है। तो इसका तो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एस तो अभी आपको निकालना ही है आगे। इसका मतलब है कि एस आप किसी भी तरीके से नहीं निकाल पाइएगा, पहले आपको वर्ड रेशियो के ऊपर ही काम करना है। अब इस वाले फॉर्मूला को अगर यूज़ करना चाहिए तो आपको इसमें सिर्फ गामा डी पता करना है। तो हम गामा डी को इस तरह से भी तो निकाल सकते हैं ना, गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का वैल्यू तो हम लोगों के पास है, गामा जो है बल्क, वो हम यहाँ पे वेट और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गामा बल्क निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया था अनडिस्टर्ब सैंपल, तो हम बल्क गामा तो निकाल सकते हैं। बल्क गामा निकाल के डब्ल्यू से अगर हम इसको रिलेशन यूज़ कर लें तो गामा डी मिल जाएगा। फिर गामा डी को हम यहाँ पुट करें, जी और गामा डब्ल्यू पता है तो हम लोगों को ई मिल सकता है। ये एक तरीका है और यही सबसे अच्छा तरीका दिख भी रहा है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी इसी वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे कि हम लोगों को पता है कि गामा डी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू होता है। अब यहाँ पे गामा निकालना है हम लोगों को, तो गामा क्या होता है, डब्ल्यू बाई वी होता है। वी तो हम लोगों को पता है 100 एम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है। डब्ल्यू कौन सा लेना है, बल्क की बात हो रही है तो बल्क वाला लेना है। बल्क वाला कितना था, 190 ग्राम। ओवन में ड्राई करने से पहले जो सैंपल लेके आए उसका वॉल्यूम इतना था, वेट इतना था, तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल लीजिए। ये 190 डिवाइडेड बाई ये वॉल्यूम आपका हो जाएगा 100। अब ये क्या है, ये 190 मास था आपका, तो इनटू आपको क्या करना होगा, 9.81 जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके ये डब्ल्यू वेट में बदलेगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो बल्क आपको पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.64 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यूनिट का ध्यान देना है, ये आपका क्या था, ये मास था ग्राम में, ये था सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको आप क्या किए, जी से जब मल्टीप्लाई किए तो आप जी का यूनिट कौन सा ले रहे हैं, तो जी का यूनिट आप लिए किलोमीटर पर मीटर क्यूब वाला, क्योंकि हमको इसको यहाँ कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर मीटर क्यूब में। दिया हुआ था ग्राम पर सीसी में, हम ग्राम पर सीसी में निकाल के भी छोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड अब हम जब आगे सारा निकालेंगे, सब जगह जब हम यूज़ करेंगे तो स्टैंडर्ड कोशिश कर रहे हैं कि हम किलोमीटर पर मीटर क्यूब में ले आए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप दूसरे तरीके से देख लीजिए। अगर आपको बोला जाता कि गामा निकालिए, तो गामा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप पढ़ते आ रहे हैं। अब रो इंटू जी में आपको, जी तो आपको पता है कि आप किलोमीटर पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं, या आप मान लीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं। रो क्या है, रो है आपको डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 190 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कर देंगे 100 और मल्टीप्लाइड करेंगे फिर 9.81 से, ले दे के बात वही आपको पड़ेगा। तो दूसरा तरीका आप कोई भी तरीके से निकाल ले, आपको निकल के जो आना है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में अगर निकालना है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपका 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गामा का वैल्यू 18.64 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब मेरा वॉइड रेशियो भी निकल गया। अब हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है, तो अब तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए अब हमको डब्ल्यू पता चल गया है, हमको ई पता चल गया है और जी क्वेश्चन में गिवन है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसको हम एस बोले, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपना रिलेशन यूज कर सकते हैं कि वी नो दैट E इंटू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। अब यहाँ पे S निकालना है तो W इंटू जी डिवाइडेड बाई E। सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए। W का वैल्यू हम लोग निकाले थे 0.188, अब यहाँ परसेंटेज तो लेंगे नहीं, तो 0.188 इंटू जी का वैल्यू था 2.68 डिवाइडेड बाई E का वैल्यू था, अच्छा हम लोग अभी ई ही निकालने वाले थे ना, ओह सॉरी हम यहाँ पे अभी ई निकाले नहीं है, ये मेरा गामा यहाँ पे निकल करके आ गया 18.64। ठीक है, अब इस गामा को हम यहाँ पुट करेंगे, ये छोटा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब हम इस गामा को यहाँ पुट करेंगे तो हमको गामा डी निकल करके आ जाएगा। तो गामा डी हो जाएगा गामा डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू, मतलब 18.64 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कितना था 0.88,
तो 1 प्लस 0.188, तो ये आ जाएगा 0.188, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15.69 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब गामा डी हमको मिल गया, जी गामा डब्ल्यू पता है, हम यहाँ से ई निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे कि गामा डी मतलब 15.69 इज इक्वल टू जी का वैल्यू है 2.68 इंटू गामा डब्ल्यू 9.81। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तब तक गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कभी मत लीजिएगा। जब वो बता देगा कि राउंड फिगर में भी ले लो काम हो जाएगा तो 10 ले लीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं गिवन है कहीं पे भी गामा डब्ल्यू का कोई बात नहीं है, 9.81 हमेशा लीजिए, अदरवाइज मार्क्स आपका डिडक्ट किया जा सकता है, एक चांस बन जाता है, इंटू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अब इस पूरे में ई अननोन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका ई निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0.67। तो इससे हम लोगों का वॉइड रेशियो भी निकल गया। अब हम लोग जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल लेते थे, अब हमको पता है कि ये 0.67 हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ पहले से लिखा हुआ है, डब्ल्यू हम लोगों को पता था, निकाल लिए थे, जी पता था, और ई अभी हम लोग जस्ट निकाले, इसको पुट करेंगे, इससे हमको एस पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.744, जिसको अगर हम परसेंटेज में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 74.4% जो है वो मेरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो ये एक तरह का आपका न्यूमेरिकल था जिसमें आपको वेट का यूज़ किया, वॉल्यूम का यूज़ किया, उसको यूज़ करके आप अब यहाँ पे वाटर कंटेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए। पिछले वाले में वाटर कंटेंट हम लोग निकाले थे, नहीं वाटर कंटेंट नहीं निकालने दिया था, इस वाले में वाटर कंटेंट निकालने दिया था। तो आप वॉइड रेशियो निकाल लिए, ड्राई डेंसिटी यहाँ निकाले, वाटर कंटेंट वहाँ निकाले, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का यूज़ करके यूनिट वेट यहाँ निकाले, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आप यहाँ निकाले, वॉइड रेशियो उसमें भी निकालना था, इसमें भी निकाल लिए। अब उसमें वॉइड रेशियो निकाले थे पोरोसिटी का यूज़ करके, इसमें वॉइड रेशियो आप निकाले इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके। तो आप देखिए कि एक ही चीज़ को निकालने के लिए दो अलग अलग अप्रोच है। यहाँ पे आप निकाल लेते वॉइड रेशियो, तो क्योंकि पोरोसिटी गिवन था तो डायरेक्टली आप निकाल लेते 0.667 मान लीजिए। यहाँ भी आपका 0.67 ही आया है, लेकिन ये क्या है कि आप पोरोसिटी नहीं दिया है, तो पोरोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो नहीं दिया उसको नहीं फाइंड आउट करना है, अलग अलग फॉर्मूलाज है, याद करके रखिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। रफ में यहाँ पे बनाइए और बना करके उसको चेक कीजिए कि मेरा कौन सा फॉर्मूला मेरे कंडीशन पे वैलिड बैठ रहा है और आपको कौन सा फॉर्मूला उसमें याद आ रहा है। उसी हिसाब से आपका ये सॉइल मैकेनिक्स का जो ये न्यूमेरिकल होता है ये उसी हिसाब से आपका बनता है। तो अभी हम लोग ये दो क्वेश्चन पे ही रहने देते हैं क्योंकि ये दो क्वेश्चन में आपके ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है सारे वो हम यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। अब इसका कोई एंड नहीं होता है कि हम इसमें कितना करेंगे। एसबीटी के सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें मेंशन नहीं है कि इसके अंदर से न्यूमेरिकल कितने टाइप के आ सकते हैं, क्या क्या टाइप कराना है। तो हम सिंपल न्यूमेरिकल समझते हुए ये दो न्यूमेरिकल आपको कराए हैं। इस दो में टोटल हम लोग 5-6 चीज़ अभी तक निकाल चुके हैं। 4 चीज़ें इसमें निकाले थे और 3 चीज़ें हम लोग इसमें निकाले, तो टोटल 7 टाइप की चीज़ें आप निकाल चुके हैं। बहुत सारे फॉर्मूला आप यूज़ कर ही चुके हैं। जो आपका सिंपल फॉर्मूला जिसको हम बोल रहे हैं जो रह जाता है वो यही है कि परसेंटेज एयर कंटेंट निकालना है, तो ये पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट होगा। तो इस तरह के आपके इक्वेशन में कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो वो तो कोई न्यूमेरिकल होगा नहीं। ये आपको बन सकता है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का एसबीटी में, एसएससी में बन सकता है, ये एसबीटी ऐसे कोई भी एई जेई कोई भी एग्ज़ाम जो है वो उसमें ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बन सकता है। ठीक है, हम इसलिए साथ साथ एई जेई और एसएससी वाला बताते रहते हैं क्योंकि आपको एक आइडिया होगा कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं ये कितनी दूर तक जाने वाला है। तो आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसलिए हम आपको बताते रहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं पहला वाला लेक्चर छोड़ के वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। पहला वाला जो 1-2 लेक्चर था वो तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ओवरव्यू वाला पार्ट था। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसमें आपका न्यूमेरिकल के साथ अब हम लोग एक एक करके जो हम लोग पढ़े थे जिसमें हम लोग जाने थे कि वॉइड रेशियो क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है। अब हम लोग आएंगे मेथड्स में कि अब वाटर कंटेंट क्या होता है ये तो आपको पता चल गया, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब वाटर कंटेंट निकालते कैसे हैं साइट पे या लैब में, तो ये सारे मेथड्स के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वाले क्लास से डिस्कशन करेंगे। फिर उसी के बाद आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, आपका डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारे अब मेथड्स वाला मतलब अब थ्योरी चलेगा। और ये जो थ्योरी होगा ये इंपॉर्टेंट थ्योरी इसलिए होगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है, जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है वो इसके अंदर में से पूछ देता है।
ऑब्जेक्टिव में आपके पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा मेथड जो है आपको वाटर कंटेंट निकालने के काम आता है। 3 मेथड कोई और बता देगा और एक मेथड डाल देगा वाटर कंटेंट वाले का नाम, तो वहाँ पे भी आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल अभी के बाद से जो भी लेक्चर आप अभी यूनिट 2 जो आप पढ़ रहे हैं, आपको ये सारे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यही आपका बेस बनाएगा 3, 4, 5 सब में आपको ये 2 ही काम आने वाला है। और ये 2 यूनिट आपका लेंदी भी है इसी वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे सारे न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं यूज़ होती है, उसके लिए सबको यहाँ अलग अलग करके बताना पड़ेगा। तो आई होप आप आज न्यूमेरिकल किए हैं आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये ओवरऑल जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं जियो टेक्निकल का, आपको ये इजी लग रहा होगा। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो आपको 9931620201 ये मेरा नंबर है, आपको इस पर कॉल कर लेना है या फिर आपको इस पर व्हाट्सएप कर लेना है और आपको अपने डाउट बता देना है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप चाहे तो हमसे डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। हम अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है या फ़ोन अभी मेरे पास नहीं है या फ़ोन अगर रिसीव नहीं कर सके, कोई क्लास चल रहा हो या अगर कोई दूसरा पर्सन फ़ोन रिसीव करता है, तो आप उस पर आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपको जो भी डाउट है, वो जैसे ही हम फ़ोन को देखेंगे या आपके डाउट्स को देखेंगे हम आपको रिप्लाई कर देंगे या कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।